हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या का अगला चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1.2 के लिए हम लोग आज कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके सारे प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर क्या किया था, हल किया था, जो कि आपका बेस्ड था यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1.2 जो प्रश्नावली आपका आने वाला है उसके सारे कंसेप्ट को यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं। जैसे आप सारे कंसेप्ट को पढ़ लेंगे बच्चों, आपका यहाँ पर सारा प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.2 का आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, दूसरा है इसका अनुप्रयोग, यानी कि हम इसका यूज, इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए करेंगे। फिर अगला है एक बहुत ही धमाकेदार सा फॉर्मूला जिसका नाम हम लोग दिए हैं, यहाँ पर इनका नाम दिए हैं सुपरहिट क्रांति। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे मैं अगले अध्यायों में जैसे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पर बोलेंगे बच्चों आप बोलिए सुपरहिट क्रांति, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग लिखेंगे इन सारी चीज़ों का, एक एक करके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास को जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों के बाद इसके उदाहरण का हल करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के कक्षा को। तो सबसे पहला चीज़ है बच्चों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। हम लोगों ने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था, पहला 1.1 के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दो चीज़ वहाँ पर पढ़ा था। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका कथन क्या कहता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। अब हम लोग मैथ की दुनिया में इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो देखो इतिहास इसलिए कि जान लेते हैं इसको दिया किसने था। थोड़ा सा ये तो आपका पूछने वाला नहीं है बच्चों, ये आपका नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपके अंदर नॉलेज रहेगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो आपका एडवांस लेवल। और ये क्यों जरूरी है ये आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके इतिहास को। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है बच्चों, इसका सबसे पहले जो वर्णन किया था उन्होंने किया था वो था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस आदमी को तो आप भली भांति बहुत ही अच्छी तरह से इसका जान पहचान हो गया होगा, है ना। इसके साथ दोस्ती कर लीजिए, पहला दशमलव यानी 1.1 आपका समाप्त हो जाएगा। यूक्लिड के साथ दोस्ती करो तो 1.1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसके साथ यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के साथ दोस्ती करो, प्रश्नावली 1.2 का सारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो इस आदमी के साथ अब हम लोग को दोस्ती करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यूक्लिड के साथ दोस्ती करके इसके सारे प्रश्नों का हल कर दिया है, निवारण कर लिया है। तो आइए क्या कहता है कि यूक्लिड इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इनका एक पुस्तक था जिसका नाम क्या था बच्चों, जिसका नाम था एलिमेंटस। क्या था, एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स नामक इसका पुस्तक था यूक्लिड का। इन्होंने इसमें सबसे पहले चर्चा किया था इस बात का, किस बात की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, लेकिन बहुत ही छोटे तौर पर, मतलब बहुत ही निचले स्तर पर बात करके बस थोड़ा सा छोड़ दिया था। लेकिन स्पेशली रूप से उसका सही उत्पत्ति का ज्ञान, उसका सही तरीके से वर्णन जो किया था, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यानी कि गॉस, स्पेशली आपको जानना है गॉस। ठीक है, ये क्या था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस पूरा नाम है, लेकिन आपको याद रखना है कि गॉस ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया था उसकी उत्पत्ति। और इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सा इनका पुस्तक है, इनके पुस्तक का नाम है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। ठीक है, क्या नाम है, डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का क्या किया था, वर्णन किया था और इसके उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। इन्हें बच्चों गॉस जो है, यह कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसको जो है गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, यानी कि इसको प्यार से गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और हमारे जो भी 10th की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हमारे जो भी बच्चे इंटर में साइंस बैकग्राउंड के लेंगे, यानी कि साइंस बैकग्राउंड होगा, तो वो आपका वो फिजिक्स सब्जेक्ट में
वहाँ इंटर यानी कि 11th 12th स्टैंडर्ड में उसको बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। किसको? गॉस को। वहाँ पर गॉस साहब आएंगे, वो तो मैथ की दुनिया में माहिर थे ही, लेकिन उन्होंने क्या किया था, भौतिकी यानी फिजिक्स में भी गॉस का नियम दिया था। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है वहाँ पर। तो वो आगे की बात है बच्चों, जब आप लोग जो आप लोग क्या करेंगे, जो बच्चे आप लोग इंटर में साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उसको जानेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा इतिहास किसके बारे में, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कम चर्चा किसने किया था, यूक्लिड ने, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार कौन दिया था इसका, गॉस साहब ने। इस कौन सी किताब, डिस्क्रिशंस अरिथमेटिक की। और इसको क्या कहा जाता है, गॉस साहब को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, इन दो चीज़ों को करना है, यूक्लिड साहब से दोस्ती करना है ताकि हमारा पहला प्रश्न वाले 1.1 हल हो जाए। हम लोग दोस्ती क्यों करते बच्चों, कोई एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों दोस्ती करता है, ताकि मेरा काम निकल जाए, है ना। अभी का तो दुनिया वैसा ही है। क्या ऐसा होता है, खाली बोलने के इस पर होता है बच्चों की, बोला जाता है कि ये कर देंगे वो, कुछ नहीं होता है। बस काम बन गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यानी कि अपना काम बनाने के लिए आदमी कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। यूक्लिड से दोस्ती करो, प्रश्न वाले 1.1 का सॉल्यूशन कर लो। गॉस साहब से दोस्ती करो और प्रश्न वाले 1.2 का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जिन्हें किसने दिया था, गॉस ने। तो ये है क्या बच्चों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट शुरू होती है और इसको याद नहीं रखना है, इतिहास के बारे में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है बस। तो सबसे पहले क्या है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको समझने से पहले आप लोग एक चीज़ देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे कि 4, जैसे कि 6, 8, 9, 10, ये सारे क्या है, जो क्या हो जाए, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसे क्या कहेंगे, अभाज्य यानी भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, जिनके क्या हो, ये 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, है ना, 7, इस तरह से आपका चलता। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। अब ये यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि इस 4 को बच्चों, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, जबकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुना अभाज्य के रूप में दर्शा दिया। ठीक है, क्या किया, एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुना अभाज्य। उसी प्रकार से आप देखिए 9 को लीजिए, 9 क्या है, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 9 जो है 9 से यानी कि स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 या 9 3 से भी कटेगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 3। तो 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, जबकि ये 3 और 3 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनता है बच्चों कि कोई भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या उसको दर्शाया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आया समझ में। ये क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसे ही हम लोग कहेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपका एनसीईआरटी आपका क्लास 10 की पुस्तक है उसमें 1.2 के रूप में दिया गया है। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त कर दिए, किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये वाला लाइन क्या कहता है, हमको तो समझ में नहीं आया कुछ, कि ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं बच्चों 20। ठीक है, 20। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंडन 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 4 5 20, कट गया इस तरह से। तो ये एक भाज्य संख्या था, ये एक
भाज्य संख्या था। इनको मैं क्या किया कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शा दिया, है ना। यही कहता है अगर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए, अद्वितीय होता है यानी कहने का सेंस है बच्चों, इस 2 गुना 2 गुना 5 जो था, इसको क्या इस गुणनखंड को मैं इस तरह से लिख सकता था 20 बराबर 5 गुना 2 गुना 2। देखो तो 5 गुना 10 गुना 20 वही होता है, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है देखो तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 इंटू 2 इंटू 2, है ना। इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के इस रूप में भी दर्शा सकते हैं और इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि आने वाला क्रम कुछ भी हो सकता है। ये 5 यहाँ पर लास्ट में था, ये 5 यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 50 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, 50 का तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25 गुना 50। तो आप देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 50 बराबर इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 5, और इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों 5 को इस तरह से लिखते हैं 5 गुना 2, वही होगा। देखो 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 5 दूना 10, 10 पंचे 50, 5 पंचे 25, 25 दूना 50। इतने सारे रूप में हम दर्शा सकते हैं, है ना। किसको, एक भाज्य संख्या को, किस रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वन सेकंड बच्चों, मुझे देख लेने दीजिए कैमरे में सारा चीज सटीक आ रहा है कि नहीं। थोड़ी नीचे वाला जो है आपका नहीं आ रहा था सही से, तो मैं इस सेक्शन को नीचे वाला को लिख देता हूँ ऊपर बच्चों। यहाँ पर 50 को हम लोग किस रूप में और लिख सकते हैं, 5 गुना 2, है ना, इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो देखो ये जो है आपका 3 रूप में हो सकता है। देखो तो 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2। तो इतना सारा रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं, किसको, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई थिंक कथन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं रही होगी कथन में। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पर, नहीं ना। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, जहाँ पर भी समझ में नहीं आए। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो है इसका अनुप्रयोग हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग किया था, आप लोग को याद होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर और HCF को ज्ञात किया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 2 चीज़ करेंगे। पहला चीज़ कि इसका HCF निकालेंगे, कोई भी संख्या 2 संख्या होगी उसका HCF निकालेंगे, कोई भी 2 संख्या होगा जिनका हम LCM निकालेंगे। तो हम यहाँ पर HCF निकालना सीखेंगे और LCM। तो हम लोग क्या क्या जान लेंगे, HCF। और पिछले यानी कि प्रश्न वाले 1.1 में भी हम लोगों ने HCF निकालना सिखाया था, लेकिन वहाँ पर HCF किसके थ्रू से निकाला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 तरीका सीख लेंगे HCF ज्ञात करने का, और उसके बाद LCM ज्ञात करने का भी यहाँ पर प्रोसेस सीख लेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके अनुप्रयोग में हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 12 और 15 का, हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। किसका प्रयोग करके, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कितना, 12 और 15 का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिख देंगे, दर्शा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF और LCM, यानी कि जो आपका कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकालने आप लोग तो आसानी से जानते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं। 2 यहाँ पर ले लेंगे तो 2 छक्का 12, फिर चलेगा 6 तो 2 तिया 6, फिर चलेगा 3 एकम 3, है ना। तो यहाँ पर 12 का जो है बच्चों, 12 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो ये कौन 2 नहीं लिखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। हम लोग जानते हैं अगर a गुना a हो तो इसको लिखा जाता है a²। तो 2 गुना 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से 2 गुना 2 को 2 का स्क्वायर, और गुना में कौन है बच्चों, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 है तो इधर 15 का भी हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 पंचे 15, फिर 5
1 हो जाएगा, 5 से कम 5, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, है ना, कितना हो जाएगा 3 गुना 5, और इसका कितना होगा 2 का घात 2 गुना 3, और इसका 3 गुना 5। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ और लिख लेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे लिखा जाता है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ किसका है 12 और 15, और एलसीएम भी किसका 12 और 15 का। 1 सेकेंड बच्चों मुझे देख लेने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा आ रहा है आसानी से। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, एचसीएफ कैसे लिखना है बच्चों। तो आप मैथ का जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या दिया हुआ है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, ठीक है, संख्याओं में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, यहाँ पर 2 है, उभयनिष्ठ मतलब बच्चों कॉमन, इसमें भी आना चाहिए वो चीज़, इसमें भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 इसमें है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये 2 नहीं होगा। 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, तो यानी कि यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। इसका घात कितना है बच्चों, घात कितना है, 3 का घात कितना है 1, तो 3 का घात 1 है, मतलब कि सबसे छोटी घात को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने सीखे आप लोग, कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के बाद दोनों को गुणनफल के इस तरह से दर्शा देंगे, दर्शाने के बाद क्या करेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात वाला कौन था बच्चों, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर तो 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 है क्या, नहीं ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 था तो हम लोग लिख दिया 3। अब एलसीएम में क्या होगा बच्चों, तो संख्याओं में संबद्ध दोनों में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 आया, 2 का सबसे ज्यादा घात कितना है बच्चों, 2 का पावर 2, है ना, और देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है एक बार ही लिखेंगे उसको। तो 3 यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3, मतलब 3 एक बार आ गया। यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इसको भी लिख देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 गुना 3 कितना हो गया 15, और इधर 2 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले इसको कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों आपका 60, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एचसीएफ निकालने सीखे आप, कैसे निकालेंगे, संख्याओं में जो अभिष्ट जो गुणनफल आएगा बच्चों, अभिष्ट उसका सबसे छोटा घात को ले लेंगे। तो सबसे छोटी घात यहाँ पर कितना था, 3 का पावर 1 है ना, उसका गुणनफल कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे आप आसानी से सबसे बड़ी घात को लेंगे और उसका गुणनफल कर देंगे आराम से, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम 60 हो जाएगा, और एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 3। इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आएगा आपके पास, आप आसानी से हल कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया था हम लोगों ने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या किया था, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शा दिए, उसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम आसानी से लिख लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी, इसको जानते हैं, और इस फॉर्मूला का मैंने नाम दिया है, आप लोग को याद रखना है, सुपरहिट क्रांति। क्या नाम रखा है, सुपरहिट क्रांति। जैसे चैप्टर में हम लोग प्रयोग करेंगे वहाँ पर आसानी से याद आ जाएगा आपको, सुपरहिट क्रांति जैसे बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में आ जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर कोई संख्या 2 संख्या दिया हुआ है बच्चे, 2 संख्या, ठीक है, कोई भी 2 संख्या, मान लीजिए 2 और 4, ये 2 संख्या दिया हुआ आपका, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ये 2 संख्या आपका दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ अगर मान लीजिए दिया हुआ है कुछ भी एचसीएफ, तो एलसीएम जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना 4 और बटे, अगर एचसीएफ दिया हुआ तो एचसीएफ लिख देंगे और इधर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर दिया हुआ आपका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसानी से। तो 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 संख्या दिया हुआ है, देखिए 96 और 404, हल करते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या 2 संख्या दिया हुआ बच्चों आपका 96 और 404, एक को ए मान लीजिए, ए बराबर कितना 96, और एक को बी मान लीजिए, बी का मान कितना 404, और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ ऑफ ए का मान कितना है 96 और 404 का कितना है बच्चों 4, ठीक है। बोल रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सुपरहिट क्रांति वाले फॉर्मूला को यहाँ पर बैठा देंगे। तो सुपरहिट क्रांति वाला फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी, इस तरह से कर लेंगे, लिख देंगे। तो ए बी करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग 96 इस तरह से कर देते हो, एचसीएफ ऑफ 96 404 गुने एलसीएम ऑफ कितना 96 404 बराबर कितना है आपको, ये दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा बच्चों, दोनों संख्या का गुणनफल ए गुना बी, तो ए का मान कितना है 96, ए का मान
96 और गुना बी का मान 404। हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। इसमें से कुछ भी निकालने दे सकता है, हो सकता है आपको एचसीएफ दे देगा और एलसीएम एचसीएफ निकालने बोलेगा, कभी एचसीएफ दे देगा एलसीएम निकालने बोलेगा, कभी इस दोनों को दे देगा और इसमें से एक संख्या को दे देगा और बी को निकालने बोलेगा, कभी बी को दे देगा ए को निकालने बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला है एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है, एलसीएम। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के थ्रू से हम लोग यूज करेंगे एचसीएफ ऑफ 96,404 गुना एलसीएम ऑफ 96,404 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, एलसीएम को, है ना, एलसीएम ज्ञात करने बोला है, तो इसमें से एलसीएम को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 96,404 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 404। और यहाँ पर इसका एचसीएफ नीचे क्या देंगे, एचसीएफ ऑफ 96,404 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू से बैठा दीजिए, ए का मान यहाँ पर 96 तो है ही है, 404 है ही है, और बटे में कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है बच्चों आपका 4 है ना, एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है देखो तो 4 है ना, एचसीएफ का मान 4। तो अब इसको आसानी से काट दीजिए, कट जाएगा आप आसानी से। कैसे काटेंगे इसको, देखो 4 को यहाँ पर 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ये कट जाएगा 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 यानी 101 गुना 4 करेंगे तो 404 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो तो 96 को 101 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 101 गुना 6 कितना हो जाता है, 101 गुना 101 गुना 6 करेंगे तो 606 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से लिख देंगे हम लोग गुना में, या इधर साइड में कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 96 और 404 का बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दिया दोनों को, 101 गुना 6 तो 106 का कितना हो जाएगा 6 और कितना बच जाएगा 10। ठीक है, 101 गुना 9 तो 101 गुना 9 तो 100 गुना 9 900 और 9 गुना 1 9 तो 909 और 10 कितना हो जाता है बच्चों 919। तो 919 यानी कि 919 तो कितना हो जाएगा 91 96। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 91 96 और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा आपका, आसानी से निकल जाएगा एचसीएफ का मान। रुकिए 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना गुना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सही से कीजिए बच्चों। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है 101 गुना 6 तो 101 100 और 6 106 का 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है 10 हो जाएगा। और उसके बाद 101 गुना 9 तो 100 का 9 909 और 10 919। मल्टीप्लिकेशन कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या बच्चों, देख लो तो गुना करके 101 और 96। ठीक है, गुना कर लेता है 6 कम 6 0 6 कम 6 9 एकम 9 और 9 0 0 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 96। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मिसिंग आ रहा था। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ गया 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 96 तो यहाँ पर मिसिंग हो गया था थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 96। तो यहाँ पर आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, सुपरहिट क्रांति वाला। तो अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद सारे उदाहरण को इसके, और उसके बाद फिर इस 1.2 के सारे प्रश्न को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। इस सारे चीज़ को याद रखना है आपको, अंकगणित की आधारभूत पर में क्या कहता है और इसका अनुप्रयोग यानी कि इसका क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज़ का ज्ञात करने के लिए, और ये वाला फॉर्मूला आपको सुपरहिट क्रांति इसको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देता है, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, इसमें से एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या मांगेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर या आपका प्रश्न आता है यहाँ पर। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत ही डिटेल के साथ अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको सारा चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।